अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 5th क्लास का हमारा जो चैप्टर चल रहा था सेकंड, उसका 4th लेक्चर। ठीक है, हमने अमूमन सारी चीज़ें तो पढ़नी है। 4th लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सीड के ज़रिए होने वाली जो रिप्रोडक्शन है, इनके सीड के ज़रिए जो नया प्लांट बनता है वो किस तरह बनता है। ठीक है, जर्मिनेशन किस तरह होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि जर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रिक्वायरमेंट ऑफ जर्मिनेशन, रिक्वायरमेंट्स ऑफ जर्मिनेशन। ठीक है, प्लांट को जर्मिनेशन के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो है वाटर, एयर, सनलाइट एंड टेम्परेचर। ठीक है क्लास, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो प्लांट को जर्मिनेट होने के लिए चाहिए होती हैं। प्लांट से मुराद सीड को। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सीड की जर्मिनेशन। सबसे पहले तो ये बताता हूँ मैं आपको कि जर्मिनेशन होती क्या है। बच्चों, जर्मिनेशन ऐसा प्रोसेस है, जर्मिनेशन ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अमल है जिसमें सीड जो है वो एक प्लांट में कन्वर्ट होता है। यानी कि सीड में कुछ रद्द-ओ-बदल होता है, कुछ तब्दीलियाँ आती हैं जिससे वो एक पूरे मुकम्मल प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। सीड का प्लांट तक कन्वर्ट होने तक का जो ये प्रोसेस है, ये जो लम्हा है और इसमें आने वाली जो तब्दीलियाँ हैं वो जर्मिनेशन कहलाती हैं। ठीक है क्लास, अब बात करते हैं जर्मिनेशन में होता क्या है। जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, जर्मिनेशन में होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीड होता है। ठीक है, सीड ज़मीन के अंदर दबा हुआ होता है, मिट्टी में दबा हुआ होता है। ठीक है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ज़रख़ेज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप रेगिस्तान में बीज दबाएंगे और पौधा हो जाएगा, नहीं। पानी भी रिक्वायर्ड है उसको, अभी हमने पढ़ा वाटर चाहिए। ठीक है, एयर भी चाहिए, यानी कि मिट्टी भी इस तरह डली हुई हो कि उस मिट्टी में एयर के पार्टिकल्स भी मौजूद हों, जब जाके सीड जो है वो बहुत अच्छी तरह से नरिश होकर क्या होता है, जर्मिनेट होता है। बात समझ में आ रही है। तो पानी की ज़रूरत क्यों होती है, एयर की ज़रूरत क्यों होती है। देखो, सीड के ऊपर मिट्टी इस तरह डली हुई हो कि उस मिट्टी के अंदर एयर भी चली जाए। सही, अब जब उस मिट्टी के अंदर एयर मौजूद है तो अब पानी भी होना चाहिए। एयर क्यों होनी चाहिए, एयर इसलिए होनी चाहिए ताकि सीड के अंदर एयर का तबादला होता रहे। सही है, एयर का तबादला होता रहेगा, सीड ये इस बात से मुतमईन होगी कि मेरे पास एयर मौजूद है, यानी कि सीड जो है वो एयर के लिहाज से बिल्कुल फ्री हो। सही है, और दूसरी बात ये भी है कि एयर जब आती जाती रहती है सीड के अंदर से सीड के बाहर, यानी कि सीड के अंदर तो नहीं जाती, सीड तक पहुंचती रहती है, तो सीड को एयर के साथ स्पेसिफिक टेम्परेचर भी मिल रहा होता है। टेम्परेचर, दर्जा हरारत भी मिल रहा होता है। पास में आ रही है दर्जा हरारत। हमें कैसे पता चलता है, लू चल रही है क्योंकि गर्म हवा चल रही है। बिल्कुल इसी तरह सीड को भी एक स्पेसिफिक दर्जा हरारत किस तरह मिलेगा, एयर के ज़रिए मिलेगा कि एयर अपने साथ गर्म हवा ला रही है, कैसी हवा ला रही है, तो सारी सीड को मिलती रहती है। एयर मिल गई, टेम्परेचर मिल गया। वाटर क्यों चाहिए होता है। देखो बच्चों, हमने सीड पढ़ा था, सीड का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि सीड के ऊपर सीड कोट होता है। ठीक है, वो सीड कोट को हटाने के लिए, सीड जब अपने ऊपर से जब तक सर्वाइव नहीं कर सकता, जब तक उसमें से जर्मिनेट नहीं हो सकता कोई भी यंग प्लांट, जब तक उसके ऊपर से सीड कोट नहीं हटता। सीड कोट किससे हटता है, सीड कोट सिंपल जो है वो वाटर ज़्यादा देर अगर सीड के ऊपर रहता है तो सीड कोट जो है वो ढीला हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले, जब हमने ग्राम जो है वो आप भिगोते हो पानी में, तो एक वक्त आता है कि ग्राम के ऊपर का जो कवरिंग होती है, सीड कोट होता है, वो ढीला हो जाता है और वो उखड़ जाता है। बात समझ में आ रही है। बिल्कुल इसी तरह सीड्स का जब वाटर के साथ इंटरेक्शन होता है तो उसके ऊपर जो सीड कोट होता है वो क्या होता है, वो ढीला हो जाता है और वो हट जाता है। अब क्या होगा, अब यंग प्लांट बाआसानी सीड को फाड़ कर बाहर आ पाएगा। ठीक है, तो सीड के बाद सबसे पहले दूसरा काम क्या है, सीड कोट का हटना।
सीड कोट हटेगा। और इधर क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, वाटर मौजूद होना चाहिए ताकि सीड कोट जो है वो ढीला हो सके। वाटर की मदद से सीड कोट हट गया। अब सीड कोट में जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। कौन सा पार्ट पहले अराइज होगा? पार्ट पहले अराइज होगा रूट, ठीक है। किस में से अराइज होगा? रूट पार्ट। रूट पार्ट अराइज होता है कॉटिलेडन में से। सख्त पार्ट जो कॉटिलेडन होता है, सबसे पहले रूट अराइज होता है फर्स्ट, उसके बाद फिर अराइज होता है शूट। शूट का कौन सा पार्ट? शूट का पार्ट स्टेम, ठीक है। बात समझ में आ रही है? पहले क्या अराइज होता है? रूट अराइज होता है, यानी कि सबसे पहले सीड का कौन सा पार्ट वजूद में आता है? रूट। और वो कहाँ जाना शुरू कर देता है? रूट उगते ही, निकलते ही ज़मीन की तरफ, ज़मीन के नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। अपने जो उसके जड़ें होती हैं, जड़ों के जो हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स जो होते हैं, उनको बढ़ाना शुरू कर देता है ज़मीन के अंदर, ताकि वो ज़मीन से और मज़ीद पानी ले सके प्लांट के लिए। अब इस दौरानिए में आप कहते हो कि हमने पढ़ा है प्लांट जो है वो अपना खाना लीव्स की मदद से बनाते हैं, यानी कि प्लांट्स का जो किचन है वो लीव्स होता है। तो अभी तक लीव्स तो आया नहीं, तो रूट्स कैसे बड़े हो गए? शूट कैसे राइज हो गया? बच्चों, हमने पढ़ा था कॉटिलेडन सीड का सख्त पार्टिकल होता है, सख्त पार्ट होता है। ये जो सख्त पार्ट है कॉटिलेडन है, इसमें प्लांट ने अपना फूड स्टोर कर रखा होता है, जमा करके रखा होता है। बात समझ में आ रही है? अब ये जो फूड कॉटिलेडन के अंदर जमा हुआ होता है, जब तक शूट में से लीव्स अराइज नहीं होते, तब तक ये प्लांट, ये जो यंग प्लांट न्यू अराइज हुआ है, जिसमें से सबसे पहले रूट निकला है, ये किसका, कहाँ से फूड ले रहा होता है? ये अपना स्टोर्ड फूड कॉटिलेडन से हासिल कर रहा होता है और जड़ों को बढ़ाता जा रहा होता है। जैसे ही जड़ें बढ़ जाती हैं और पानी लेने का ज़रिया आसान हो जाता है, यानी कि रूट्स बासानी पानी ले रहा होता है, मिनरल्स ले रहा होता है रूट्स अपने ज़रिए, फिर क्या अराइज होने लगता है? शूट अराइज होने लगता है। शूट में भी सबसे पहले कौन सा पार्ट अराइज होता है? शूट में सबसे पहले अराइज होते हैं स्टेम, ठीक है। स्टेम अराइज होता है। स्टेम अराइज होने के बाद स्टेम में से दो डंडियाँ निकलती हैं। तो डंडियाँ निकलती हैं, वो डंडियाँ लग रही होती हैं शुरू में, लेकिन असल में वो फोल्ड होते हैं। किसके फोल्ड होते हैं? लीव्स के फोल्ड होते हैं, ठीक है। लीव्स जो है वो फोल्ड हुए होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो फोल्ड खुलते हैं और एक मुकम्मल लीफ आता है। अब आप कहते हो कि इस दौरानिए में रूट सिस्टम और शूट सिस्टम तब तक वजूद में आ रहे थे। रूट सिस्टम को तो ज़रूरत ही कॉटिलेडन्स की। अब जब लीव्स आ गए, अब कॉटिलेडन कहाँ है? बच्चों, जब तक लीव्स डेवलप नहीं हो जाते, अच्छी तरह बड़े नहीं हो जाते, इस लाइक नहीं हो जाते कि वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद तैयार कर लें। फोटोसिंथेसिस आपको मैं बता दूं, पौधों का खाना बनाने का जो अमल है वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। जब तक वो फोटोसिंथेसिस करने के काबिल नहीं हो जाते लीव्स, जब तक कॉटिलेडन जो है वो प्लांट नहीं छोड़ता, यानी कि प्लांट की ये शेप नज़र आ रही होती है। इधर देखें, ये लीव्स, ये रूट ज़मीन के अंदर, और यहाँ पर मौजूद ऊपर की तरफ आ जाता है कॉटिलेडन। ये क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि अभी तक इसके जो लीव्स हैं वो इस लायक नहीं हुए कि वो अपना खाना खुद बना सकें, ठीक है। जो ही लीव्स इस लाइक हो जाते हैं और मज़ीद लीव्स निकलने लगते हैं, यानी कि प्लांट में ग्रोथ होने लगती है, प्लांट डेवलप्ड होने लगता है, तो वो इन कॉटिलेडन्स को शट डाउन कर देता है, यानी कि इनको छोड़ देता है और ये कॉटिलेडन्स नीचे गिर जाते हैं। बात समझ में आ गई कि कॉटिलेडन्स के ज़रिए किस तरह फूड लिया जा रहा होता है। ये समझ में आ गया कि जर्मिनेशन का प्रोसेस किस तरह होता है। आपकी बुक में डायग्राम भी दीजिए स्टेप वाइज, ठीक है। वहाँ से भी आप देखेंगे तो आपको आसानी ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ से भी आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं हम क्लास वर्क की तरफ।
डायग्राम की मदद से जर्मिनेशन बयान करें, ठीक है। जर्मिनेशन अब जब हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तो जर्मिनेशन मैंने इधर लिख दिया डायग्राम की मदद से। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जर्मिनेशन हम खुद से पैराग्राफ कैसे बनाएंगे, भाई बुक में इतना बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने सिंपल डायग्राम सिखानी है जिस तरह आपके बुक में दी है पेज नंबर 8 पर, उस तरह की डायग्राम सिखानी है। और हर डायग्राम के नीचे एक पॉइंट लिखना है, ये कौन सा स्टेज है, ये कौन सा स्टेज है, कौन से स्टेज में सीड कोट हट रही है, कौन से स्टेज में रूट राइज हो रहे हैं। कौन से स्टेज में रूट अराइज हो रहे हैं, कौन से स्टेज में शूट सिस्टम भी अराइज होने लगा है, कौन से स्टेज में लीव्स अराइज होने लगे हैं, कौन से स्टेज में लीव्स डेवलप्ड हो चुके हैं, और अब कौन सा स्टेज आ गया है जो लीव्स ग्रो करेंगे, प्लांट ग्रो करेगा और सीड को शट डाउन कर देगा। इस तरह स्टेप्स वाइज आपने डायग्राम में दिखाना है और एक एक सेंटेंस नीचे लिखते जाना है जैसे आपको समझ में आए वैसे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लिखें, कोई अहम सेंटेंस, कोई मुश्किल नहीं, जो आपको उस डायग्राम से समझ में आ रहा हो आप वो चीज़ लिख दें। बाकी जो मैंने आपको समझाया उससे आप हेल्प ले सकते हैं लेक्चर से, ठीक है। ये था हमारा क्लास वर्क, सिंपल ये क्लास है, ठीक है। अब होमवर्क की बात करते हैं, ये करेंगे क्लास अभी, उसके बाद फिर आपने होमवर्क नोट डाउन करना है, ठीक है। इस तरह नहीं करना कि इसको छोड़ दें, चलो जी होमवर्क नोट डाउन कर लेते हैं, इस तरह फिर आपके लिए जो है ना क्लास का माहौल नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो है वो इसको वीडियो के उसमें ही ले रहे हो कि बस देखा देख के छोड़ दिया, देखा देख के छोड़ दिया, जो काम है नोट कर लिया, करते रहेंगे बाद, यानी कि क्लास वर्क को भी होमवर्क बना दिया। तो ऐसा नहीं करना है, होमवर्क करते हैं, ठीक है। होमवर्क आपको देते हैं, बहुत ईजी होमवर्क है। सिंपल आपने जो है ये स्टेप वाइज नाम लिख रहे हैं, ठीक है, और सेंटेंस लिखना है। वाटर की मदद से प्लांट क्या करता है, एयर की मदद से प्लांट क्या करता है। एयर और टेम्परेचर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपने एयर लिखा, टेम्परेचर लिखा, एयर टेम्परेचर, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, और आपने इनको यूँ करके जोड़ दिया और एक सेंटेंस से लिख दिया दोनों का, ठीक है। और सनलाइट आपने लिख देना है, बात समझ में आ रही है। अच्छा बच्चा, आपको पता है सनलाइट जो है वो प्लांट के लिए जब भी हेल्प आउट होती है, यानी कि सीड को जब उसकी ज़रूरत होती है, सीड को नहीं असल में लीव्स को जो ज़रूरत होती है जब भी होती है जब लीव्स अराइज हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि असल में शूट सिस्टम जब तक अराइज नहीं होता, जब तक जो सीड्स हैं वो ज़मीन के अंदर ही दबे हुए होते हैं। हाँ, जब शूट सिस्टम अराइज हो जाता है और ख़ास तौर पे जब लीव्स अराइज हो जाते हैं, जब जाके जो कॉटिलेडन्स है वो बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लांट बढ़ता रहता है तो रूट्स नीचे जाते रहते हैं, शूट ऊपर आता रहता है, और जो कॉटिलेडन्स वाला हिस्सा है, हाँ ये भी एक क्वेश्चन है कि कॉटिलेडन जो है वो किसके हिस्से में आएगा, रूट्स या शूट। तो बच्चों वो रूट्स, वो सॉरी शूट्स के हिस्से में आता है, ठीक है। वो शूट का पार्ट बन जाता है कॉटिलेडन, रूट का पार्ट नहीं बनता। तो आपने वो सारे नाम लिखे जो जो कंडीशन रिक्वायर्ड थी, ठीक। क्लास ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।